ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि सर हम कॉलेज के साथ साथ गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? अगर कर सकता है तो उसका स्ट्रेटेजी बताइए, क्योंकि हमारा कॉलेज में सफिशिएंट टाइम चला जाता है। उसके बाद हम किस तरह से स्ट्रेटेजी लें सो दैट हम गेट का प्रिपरेशन एंड कॉलेज का एग्जाम साथ साथ कर पाए। तो देखो, गेट प्रिपरेशन एंड कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट का जो आपका काम है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चीज़ों को हमें सिंक्रोनाइज करना है। थोड़ा सा देख लिया जाए कि कॉलेज का क्या स्टेटस रहता है। 365 डेज होता है हमारा एक साल में, उसमें कॉलेज का वर्किंग डेज होता है 180। AICTE का वेबसाइट से देख लो, 90 डेज पर सेमिस्टर इज द स्टैंडर्ड नॉर्म्स कि कॉलेज को 90 डेज पर सेमिस्टर ओपन करना है, 90 डेज पर सेमिस्टर क्लास कराना है, तो तभी जाके आपका 90 डेज पर वर्किंग, उसमें एग्जाम भी आता है। तो 90 डेज पर सेमिस्टर, तो 180 दिन टोटल एक साल में, 365 डेज में 180 दिन कॉलेज होता है और 185 डेज कॉलेज ऑफ रहता है। लेकिन हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि जो हमारे पास नहीं है हमेशा हम उसी का चिंता में चिंतित रहता है। जैसे ये जो 180 डेज है वो आपके पास नहीं है, पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए। बट जिस दिन कॉलेज का एक काम रहता है, जिस दिन कॉलेज का वर्क रहता है, जिस दिन कॉलेज रहता है, आप उसी दिन सोचते हो आज मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि कॉलेज की वजह से। ठीक है, एक बहाना है। क्योंकि 365 डेज का 180 डेज अगर कॉलेज का वर्किंग है तो इस 185 डेज में आपको फोकस करना है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिस कारण से भी छुट्टी है, अभी होली है उसका छुट्टी होगा, दिवाली है उसका छुट्टी होगा, वो भी इसके अंदर 185 डेज के अंदर है। मतलब आपके लिए जो जैसे सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, तो वो जो चीज़ है वो भी इसके अंदर 185 डेज के अंदर है। लेकिन बात यह है कि इस 185 डेज का अगर मैंने एक साल में 10 दिन भी काम कर दूं तो 175 डेज आपके लिए पूरा इफेक्टिवली पढ़ाई के लिए मिल सकता है। दिस इज फुल टाइम एंड दिस इज, जब कॉलेज होता है उस दिन आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं। तो पहले तो आप डेटा को समझिए, पहले तो आप सिस्टम को समझिए कि भाई मेरा 365 दिन में जिस दिन कॉलेज होता है उसी दिन परेशान नहीं होना है कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अगर टाइम मिल गया होता मैं क्या क्या उखड़ लिया होता। ठीक है, उसी दिन का सोच जो है उस दिन दिक्कत होगा। कॉलेज के एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ऐसा आदमी है जो मैं कोचिंग कराने वाला आदमी, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कोचिंग कराता है। ठीक है, ये बोलता है कॉलेज में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ये जो आपका 180 डेज है उस दिन में पूरा के पूरा फोकस आपको कॉलेज में करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर आप वहां पे फोकस नहीं करोगे आपको मार्क्स कम मिलेगा। अगर मार्क्स कम मिल गया ना, ध्यान रखे, ज्यादातर PSU, IIT, NIT बोलता है 60%, 65% मार्क्स से अगर कम आपका बीटेक में है तो यू आर नॉट एलिजिबल। चाहे गेट का रैंक AIR 1 भी हो जाए, आपका गेट में रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो जाए, अगर 65, 60 ऐसे उसका जो क्राइटेरिया रहता है, तो मैं इसलिए सबको सजेस्ट करता हूं कि आपका कॉलेज का जो सेमिस्टर में मार्क्स है वो 70% ऑन एन एवरेज। ये नहीं कॉलेज वाले कैसे करता है, CGPA करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको एवरेज निकालना है कि जितना ऑन एन एवरेज, टोटल एवरेज निकालना है कि पूरा दुनिया में चलता है एवरेज। वो कॉलेज वाले जो रहता है फर्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट ईयर का 25% लूंगा, सेकेंड ईयर का 50% लूंगा, थर्ड ईयर का 100, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे सीधा फर्स्ट ईयर में भी जो सब्जेक्ट था जितना था आपका एवरेज कर लेना है। आप ऑन एन एवरेज अगर 70% मार्क्स लेकर आता है, बोला सर हमारा कॉलेज में CGPA देता है, उस इंस्टीट्यूट से आप मंगाओ कि CGPA को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करता है, उसका फॉर्मूला यूनिवर्सिटी लिख के देगा। और उस चीज़ से आप देखो कि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है। अगर एवरेज मार्क्स आपका आ रहा है 70% तो आप खुश होकर पढ़ाई करें। लेकिन फिर भी बाकी जो कॉलेज का टाइम है उसमें ध्यान रखें कि मुझे 70% से ज़्यादा मार्क्स रखना है। दिस स्टैंडर्ड कि 70% से ज़्यादा मार्क्स रख दो तो आपका फिर कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जाम आपको रोकेगा नहीं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात कोचिंग वाले कभी नहीं बताएगा। कोचिंग वाले बोलेगा मेरे पास आओ और हम जो है आपको पढ़ाते रहेंगे, फिर ये बात बताएगा नहीं। बट मुझे स्टूडेंट को गाइड करना है, मिसगाइड नहीं करना है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको 180 डेज को यूज करने के बाद मैं आपको 185 डेज ऑफ डेज में फोकस करने बोल रहा हूं। क्या जाता है इसमें, आप बिंदास से फोकस करके स्टडी कर सकते हैं। अब आता है कि कैसे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, मंडल्स टॉपिक लिस्ट लेना है। टॉपिक लिस्ट ये क्या होता है दिखाता हूं आपके पास। पहले तो आप समझ लीजिए कि मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं। अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो हम क्या करें, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम क्या करें। तो पहले मेरा टॉपिक लिस्ट देखिए, टॉपिक लिस्ट में मैंने वेटेज वाइज सब्जेक्ट का प्रायोरिटी लिस्ट बना दिया। एंड IISc जो पेपर बनाया था इससे पहले 2016 में 3 पेपर एंड 2018 में 1 एंड 2002 में 1, उसको मैंने प्रायोरिटी वाइज सारे देख के एक टॉपिक लिस्ट तैयार किया कि भाई ये प्रोडक्शन, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, टोम, थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से आपको सब्जेक्ट में प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट में चलना है। मतलब आपके पास टाइम कम है, आप सारे को सेम प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने देखेंगे कि यहाँ पे अगर टॉप 6 सब्जेक्ट ले लेंगे तो 80% पार कर देगा। ठीक है, इसी में 80% पार कर देगा। तो इसलिए क्या होता है कि आप अगर 16 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 100% कवर करेगा, बट उसमें 6 सब्जेक्ट में 80% पार कर देगा। तो पहले 6-7 सब्जेक्ट जो है आपको इसमें फोकस स्टडी करना है एंड इसमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी में आप पढ़ सकते हो बट कम फोकस करके। सर इसमें जो टॉपिक लिस्ट है उसमें ऐसे प्रोडक्शन का कौन कौन सा टॉपिक होगा, इसका कौन सा टॉपिक होगा, ठीक है, आपका सोम का कौन सा टॉपिक होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का कौन सा टॉपिक होगा, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एवरी टॉपिक जो आप देखना चाहते हो, इसमें मैकेनिकल डिजाइन का कौन सा टॉपिक होगा, पावर प्लांट का कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक होगा, इसका गाइडलाइंस क्या होगा, जो कोचिंग करता है उसके लिए क्या होगा, जो कोचिंग नहीं करता है उसके लिए क्या होगा, एवरीथिंग गिवन। आप बोला सर ये जो डिटेल टॉपिक लिस्ट आपने बनाया, IISc ने जो पेपर बनाया था, ये आपका 2002 वाला पेपर था, IISc का 2002 वाला पेपर, उसका कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से था मैंने उसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब आपका 2008 वाला जो पेपर बना था उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा टॉपिक का था उसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, आप जो है ऐसे 2016 में जो पेपर 1, 2016 का पेपर 2, ये जो पूरा डिटेल्स टॉपिक लिस्ट है, पेपर 2 आपका पेपर जो लास्ट वाला थर्ड पेपर सेट 3, ये कैसे कैसे आया था। एंड इवन इफ जो मैंने 2003 के लिए जो दिया था टॉपिक लिस्ट, उसमें जो एक्चुअल में क्वेश्चन आया है उसका हमने सारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वो टॉपिक लिस्ट के ऊपर लिख के दे दिया। तो मतलब क्या होगा कि आप इधर उधर ज़्यादा फालतू दिमाग ना खराब करके आप क्या कर सकते हैं कि फोकस स्टडी कर सकते हैं ओनली टॉपिक लिस्ट के ऊपर बैठ के। तो उससे क्या होगा सर, अगर हमने टॉपिक लिस्ट के ऊपर बैठ के सिर्फ फोकस करता है, फोकस स्टडी करता है, टॉपिक लिस्ट के ऊपर बैठ के अगर फोकस स्टडी करता है तो उसके केस में, ठीक है, उसके केस में ये हम सोच विचार कर सकता है एंड बहुत ही अच्छा से ये सोच विचार कर सकता है। अच्छा, ये टॉपिक लिस्ट आपको चाहिए तो दिस इज द QR कोड स्कैन करिए एंड ये फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। अब आता है कि हम कौन सा मटेरियल फॉलो करें। जब टाइम आपके पास कम है, आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो मटेरियल बहुत ही कॉन्साइज हो एंड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ हो, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सारे एक साथ हो। क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारा दुनिया उठा उठा के पढ़ने जाएंगे, आपके पास टाइम उतना है नहीं। तो टाइम कम से कम में अगर हमें करना है तो अगर आदर्श नोट विथ थ्योरी आपको इतना मटेरियल मिलेगा एंड मेरा मटेरियल मिलता है दैट इज नोन एज दीनी इलाही, थ्योरी प्लस क्वेश्चन फ्रॉम गेट, IAS, IAS, इसरो, DRDO, स्टेट PCS, PSC विथ सोल्यूशन, मतलब एवरीथिंग मिल जाता है। ठीक है, इसमें एवरीथिंग मिल जाता है। अगर ये एवरीथिंग चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। जैसे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको मटेरियल भेज देंगे, लेटेस्ट मटेरियल। ऐसे गूगल में सर्च करने से मेरा मिल जाता है मटेरियल, और गूगल में सर्च करने से मेरा नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप वाला। तो उसको क्या करना है, गूगल में सर्च करके आपको व्हाट्सएप कर देना है सो दैट लेटेस्ट मैं भी दे सकता हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे कोई भी चलेगा, तो उसके लिए एटलीस्ट 200+ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मेरा मटेरियल मिलता है। तो इसलिए ये क्यों मिलता है, क्योंकि ये ऐसा एक चीज़ है कि उसमें थ्योरी भी है,
उसमें क्वेश्चन भी है, उसमें आंसर भी है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, तो और सीक्वेंस में है। इसके कारण टाइम रिक्वायरमेंट विल बी वेरी वेरी लेस। अगर आप खुद से पढ़ने जाएंगे तो वेरी ह्यूज टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले किताब पढ़ोगे, नोट पढ़ोगे, फिर पीआईक्यू ढूंढोगे, फिर आपका आईएएस का ढूंढोगे, गेट का अलग से, आईएएस का अलग से, इसरो का अलग से, डीआरडीओ का, मतलब ये इतना हैप्पाजार्ड चीज हो जाता है कि स्टूडेंट 5 साल में भी वो ढंग से उसको सीक्वेंस नहीं कर पाता है। तो हमने क्या किया, सारे सीक्वेंस करके आपको दिया, तो हर चीज आपको एक साथ मिलने वाला है, ठीक है, हर चीज एक साथ मिलने वाला है। तो इसके कारण कॉन्सेप्ट एंड उसका एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट उसका एप्लीकेशन आप कर सकता है, आपका घर में बैठ के ही कर सकता है। लेकिन उसके लिए अगर बोलेंगे सर हम पढ़े तो कहां से पढ़े, लेक्चर कहां से देखें, देखो अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है, इफ यू हैव सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक क्यूआर कोड स्कैन करो, एंड स्कैन करने के बाद मेरा मटेरियल होता है दिस, ठीक है, ये आपका प्लस एंड आइकॉनिक। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ए वाला सीट यूज करना, FAN स्पेशल क्लास वाला, और अगर सब्सक्रिप्शन है तो ए वाला सीट यूज करना। इसमें आपको जो सब्जेक्ट अभी पढ़ना है, जैसे मान लो आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, आप सेकेंड ईयर का हो और आपको पता है कि सही सर मेरा इस सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है और इस 5 सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हैं, तो आपने बोला कंट्रोल F, उसमें जाकर बोला मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मेरे से पढ़ना है, तो आपने करिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सर्च करेंगे तो आपको सीधा क्या करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का जो मेरा क्लास है उसमें ले जाकर पहुंचा देगा, एंड आप यहां से डायरेक्टली देखोगे कि कौन सा क्या पढ़ाया गया, SFD BMD कब पढ़ाया गया, कौन सा चीज पढ़ाया गया, आपको एवरीथिंग यहां पे देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि यहाँ पे जो लिंक देख रहे हो आप, अगर हमने इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ये डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा। मतलब जैसे आपने बोला टेस्ट का एक क्लास देखना है तो डायरेक्टली इसमें लिंक क्लिक करेंगे, जैसे ही लिंक क्लिक करेंगे डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा एक तोप जुगाड़ है कि आपको कुछ करना नहीं है, जैसे वहां पे लिंक है उसको क्लिक करें, पढ़ते रहे। तो इसमें बोला सर नहीं मुझे ना एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है कोई एक टॉपिक बताइए जो आपको पढ़ने का इच्छा है। बोला सर मान लीजिए मुझे पढ़ने का इच्छा अभी थीन सिलेंडर, तो आपने इसमें कंट्रोल F दीजिए, थीन सिलेंडर। तो सर हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज में आज आपको थीन सिलेंडर पढ़ रहा है कॉलेज में आज आपको थीन सिलेंडर पढ़ रहा है। आप जाकर थीन सिलेंडर जब पढ़ोगे तो उसके केस में आपको ऐसे 2-3 चीज आपको देखने को मिलेगा कि ये थीन सिलेंडर है, ठीक है, मोर सर्कल का बात कर रहा है, यहाँ पे थीन सिलेंडर का बात कर रहा है, 9 है, तो उसका ऐसे करके एक एक करके देख लोगे कि थीन सिलेंडर, जनरेट फॉर्मूला ऑफ थीन सिलेंडर, जैसे ही दिया, ये जैसी क्लास आप खोलेंगे, यहाँ पे जैसे आपका क्लास खोलेंगे तो ये आपका डायरेक्टली थीन सिलेंडर के बारे में बात करने लग जाएगा। मतलब क्या होता है कि आपको ना ढूंढने का प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दिया। लेक्चर भी, जैसे वीडियो लेक्चर भी आप ढूंढते रह जाएंगे, पूरा ऐप हो चाहे गूगल हो चाहे आपका यूट्यूब हो, ढूंढने में कितना टाइम लगता है बताइए कि कौन सा लेक्चर कहाँ पढ़ा हुआ है। आपका कॉलेज में जो टॉपिक आज पढ़ाया वही आपने यहाँ पे सर्च करें, वही पढ़ने लग जाए, किसी भी टाइम में पढ़ने लग जाए। इसलिए ये जो मैंने अभी ये दिखा रहा हूँ पूरा इसका एक QR कोड है, आप इस QR कोड को यूज करें, एंड इस QR कोड को यूज करके ये जो है इसको बुक मार्क कर लीजिए। बुक मार्क मतलब कोई तो चीज नहीं है, यहाँ पे जैसे स्टार मार्क्स आता है ना, उसमें जैसे क्लिक कर दोगे फिर बुक मार्क हो जाएगा। तो जैसे ही बुक मार्क हो जाएगा आपको हमेशा ऐसे दिखता रहेगा, एंड आपके पास जो मटेरियल है वो सारा चीज यहाँ पे रहेगा। आप और आपका सपना के बीच का फासला जो है करेगा 65 क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखिए कि गेट एग्जाम थियोरिटिकल नहीं है। गेट एग्जाम के साथ दूसरा एग्जाम का डिफरेंस है कि जैसे अगर आपने सिविल सर्विस एग्जाम भी देने जाते हो तो आपको क्या करता है कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि भाई हिस्ट्री में ये आदमी इसको मारा था नहीं मारा था, ये युद्ध कब हुआ था, ये सब टाइप का चीज होता है। यहाँ पे फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, यहाँ पे सीधा होता है एप्लीकेशन। आपने जो थ्योरी पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका आपको कभी नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेंगे। तो इसके कारण क्या है ना, ये आपका 65 जो क्वेश्चन है उस 65 क्वेश्चन में आपको 3 आवर्स टाइम दिया गया। इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करके क्वेश्चन में कैलकुलेटर में डेटा पुट करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। एंड गेट पेपर्स इज सेट बाय IITs एंड IIScs। ये लोगों ने चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के लिए ही होगा। अब बताइए व्हाट प्रॉब्लम यू फेस्ड इन IIT JEE। डू यू नो कि आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था जब IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे? सबसे ज्यादा भटके थे। क्यों भटके थे? स्कूल में
आपका कुछ और क्लास चल रहा है, आपका कोचिंग में कुछ और चल रहा है, नॉर्मल कोचिंग में और चल रहा है, स्पेशल कोचिंग में और चल रहा है। ठीक है, जैसे सारे बच्चे क्या करता है, सारे पेरेंट्स क्या करता है कि पहले बच्चे को स्कूल में डाला, अब बच्चे के पास तो टाइम 24 आवर्स है, आप कितना मंथ है सर, 2 ईयर्स, तो +2 का भी पढ़ाई करना है, उसका 2 ईयर्स के अंदर में आपको जितना ज़्यादा कोचिंग में आपका ऐड कर दिया गया, तो आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो कुछ और ही टॉपिक है। स्कूल में पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ, आप कोचिंग में चल रहा है मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो स्पेशल कोचिंग है जिसके लिए सैटरडे संडे के लिए आप जाते हो, स्पेशल कोचिंग दूर दूर में लोग जाता है, उसमें क्या चल रहा है ना, उसमें चल रहा है आपका कुछ और, उसमें चल रहा है आपका मैकेनिक्स। तो बंदा पगला जाता है कि भाई क्या करूं, एक तो फिजिक्स का इतना टॉपिक है, केमिस्ट्री का इतना टॉपिक है, सारा टॉपिक शुरू कर देते थे। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सारा टॉपिक शुरू कर देते थे, एंड बच्चे इतना ब्रेन से डाइवर्ट हो जाता है कि भाई मेरे से क्या कराना चाहते हो तुम लोग। ठीक है, बच्चे पगला जाता है कि मेरे से तुम लोग कराना क्या चाहते हो, मतलब मैं और क्या कर लूं, पढ़ पढ़ के तो पगला ही गया, पढ़ पढ़ के तो मैं पगला ही गया, और क्या कर लूं, क्योंकि वो जो चीज है वो कभी समेट नहीं पाए, 2 साल के अंदर अंदर ये समेट नहीं सकता है। तो मैंने वही चीज का बात कर रहा हूं कि आप जो IIT JEE में फेस किए थे प्रॉब्लम, क्या सेम प्रॉब्लम अभी करना चाहते हो? नहीं। तो मंडल का क्या जुगाड़ दिया, अभी आप कॉलेज में जो पढ़ रहे हो वही पढ़ाई हमारा यहां से कर लो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अगर आप थर्ड ईयर में हो, बिंदास कर सकते हो। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं 5 सब्जेक्ट उसको फोकस करो ना, 5 सब्जेक्ट्स, और वो 5 सब्जेक्ट अगर मास्टर बनेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में और 5 सब्जेक्ट, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट में फोकस हो जाएगा तो 10 सब्जेक्ट हो गया। फिर अगर आपने 2 साल कर लिया तो 20 सब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब 16 सब्जेक्ट तो हमारा है। मतलब वो एक एक सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक जो है देखोगे 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर देता है। इसलिए आप देखोगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये सबसे रामबाण काम करेगा कि आप कॉलेज में जो पढ़ते हो वही यहाँ से पढ़ो, कॉलेज का मार्क्स भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा आ जाएगा टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह से आप कॉलेज जाते हुए भी एक कर सकता है। लेकिन जो 4th ईयर का स्टूडेंट है उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे, भाई आप तो 4th ईयर में हो तो आपको 1 साल में करना है, इसलिए कॉलेज में जो सेमेस्टर में जो हो रहा है वो जो 5-5-10 सब्जेक्ट होगा 2 सेमेस्टर में, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा हमेशा एक सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका सारे सब्जेक्ट इसी साल कंप्लीट करना होगा, इसलिए 4th ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन 4th ईयर वाले फायदा भी होता है, उन लोग आपको बहुत टाइम ज़्यादा मिलता है, इसलिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले का जैसे कॉलेज में खूब पढ़ाई कराना पड़ता है, कॉलेज में खूब ज़्यादा असाइनमेंट कराना पड़ता है, 4th ईयर वाले का उतना लोड नहीं रहता है, बहुत सारे कॉलेज में बहुत लीनियंट रहता है। इसलिए आप 4th ईयर वाले स्टूडेंट क्या करें कि कॉलेज में जो हो रहा है उसके साथ साथ आप यहाँ से टॉपिक लिस्ट का सब प्रायोरिटी हिसाब से जो टॉप प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट से शुरू करके आप बॉटम प्रायोरिटी वाला तक चलते रहे। ठीक है, तो फिर ये सिलेबस भी टाइम में खत्म हो जाएगा, एंड डेली आप टाइम वेस्ट मत करें। मैं आपको सबको पता है कि मैं बहुत गरीब आदमी था, अभी भी गरीब हूं, लेकिन पहले मतलब खाना भी नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि हमें पढ़ाई करना है और पैसा तो है नहीं, तो फिर मुझे एक आदमी ने सलाह दिया कि तुम ना रोज रोज लिखा करो कि कितना पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, वहां से पता चल जाएगा तुम कहां से बचा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा एक आदमी से मिला, बहुत ही तोप आदमी थे, उन्होंने बोला बेटा तेरा जो पैसा खर्चा हो गया उसका तू क्या कर लेगा, वो खर्चा तो हो गया, जो कर सकता है जब भी पॉकेट से पैसा निकालते हो तो आपको ये बात सोचना है क्या इस खर्चा ना करके मैं चला सकता हूं। अगर ये एसेंशियल है तो आपको पैसा देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एसेंशियल नहीं है तो आप वो पैसा रोक लो, उसी टाइम में पॉकेट में रोक लो, तो फिर आपका जो है सोचने का लोचा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। सेम चीज मैं ना आपको बोलता हूं, आपके पास टाइम का कमी है, आपके पास पैसा का कमी हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, बट आपके पास टाइम का तो कमी है ना। तो आप क्या होता है कि टाइम शेड्यूल करो, रोज शेड्यूल करके पढ़ो, ये भी एक चीज है, अच्छा है, आप बना सकते हो। लेकिन शेड्यूल करके आप प्रॉब्लम, अगर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाया तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो। मैं सजेस्ट करता हूं जो टाइम अभी आप खराब कर रहे हो, क्या ये टाइम ना खराब करके यूटिलाइज कर सकते थे? जैसे आपको पता चलेगा कि मैं टाइम खराब कर रहा हूं, इस टाइम को मैंने यूटिलाइज कर सकता था, क्योंकि मंडल का क्लास हमेशा खुला हुआ है। आप किसी भी टाइम में, कॉलेज में मान लो एक क्लास नहीं हो रहा है, उस टाइम में तुरंत मेरा इसका स्प्रेडशीट से क्लास कर सकते थे।
कर सकते थे। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, उसमें तुरंत एक क्लास कान में एक ये लगा के लीड लगा के कर सकते थे। मतलब आप जो टाइम खराब कर रहे हो वो टाइम आपको खराब ना करना है, ना करके अगर इफेक्टिवली यूज करना आप सीख जाओ तो फिर आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है यहीं पे। मतलब आपके पास जो टाइम का कमी है, उस टाइम का कमी का मैं बता रहा हूं कि आप कभी भी ये ना सोचे कि मैं काल शुरू करूंगा। अभी इस टाइम में जो टाइम आप खराब कर रहे हो उस टाइम को खत्म करो, खराब नहीं होना चाहिए। आप कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हो कर लो, कॉलेज का आप सेमिनार, कॉलेज में आपका जो असाइनमेंट कर रहे हो कर लो, वो तो करना है। लेकिन बाकी जो टाइम है, फिजूल टाइम है, वो खराब ना करके मोबाइल से, लैपटॉप से, आईपैड से, जिससे कनेक्ट करना है। मंडल का क्लास आपको 24/7 एनीवेयर, ना जियोग्राफिकल लोकेशन का बाउंड्री है ना तो कुछ है, सब जगह में खुलता है। तो आप देर किस बात की, सीधा पढ़ाई इसमें शुरू कर दो एंड आपका टाइम का जो कमी है वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। जो प्रॉब्लम क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन का जनरली लोग डाइवोर्स करा के रखता है। मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, खूब पढ़ रहा हूं, बाद में PYQ लगाऊंगा, बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा, किताब से लगाऊंगा, ये सब जो सारे यूटोपियन थिंकिंग है। उसमें क्या होता है कि ये आप सिर्फ क्लास 2 में 3 सब्जेक्ट से उलझ गए थे। 3 सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहां पे कितना सब्जेक्ट है? 16। तो कितना उलझने का चांसेस है सर? बहुत। तो यहां पे क्या करना चाहिए ना, थ्योरी एंड क्वेश्चन को साथ लाना चाहिए। जो मेरा मटेरियल में आपको ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मंडल का जो दिनीला है उसमें कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को हमने शादी करा के रखा है। ये अगर आप यूज करोगे तो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन और कुछ में एक आता है, दैट इज टेस्ट। अगर आप टेस्ट देते रहेंगे, जो टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद टेस्ट दे दिया, बोला मैंने सर इस बार ना इस सेमेस्टर में मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मैनेज पढ़ रहा था, और आपका 3 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपका सब टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया। ये टेस्ट देते रहते हो तो आपको क्या होता है कि जो गलती हो रहा है वो आपको पकड़ में आ जाता है। क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं पता जाता है। अगर मेरा कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, मेरे से दीन इलाही से पढ़ा और मेरे से पढ़ा, उसके बाद इस धरती में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जहां पे मेरा टॉपिक के बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। ना तो कोई टेस्ट में आएगा, ना तो गेट में आएगा, ना तो IAS में आएगा, ना तो इसरो में आएगा, ना तो DRD में आएगा। दुनिया में जितना एग्जाम होता है अभी तक ये प्रूफ हो चुका है कि मंडल का सारे स्टडी मटेरियल से ही आता है। ठीक है, ये सबका प्रूफ हो चुका है। इसलिए पूरा देश में अगर इसके मंडल नोट्स जैसे गूगल में सर्च कर लोगे, आपको पूरा दिखा देगा, 1 पेज 2 पेज, नेक्स्ट पेज करते जाना। आपको मतलब पेज खत्म हो जाएगा, आपका पेशेंस भी खत्म हो जाएगा। कितना वेबसाइट में मेरा मटेरियल मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी से आता है। लेकिन इतना क्वेश्चन भी दिमाग में घुसाना इतना आसान तो नहीं है। अगर NCERT का बुक से सारा क्वेश्चन आता है तो NCERT बुक भी तो पढ़ पढ़ के उसका पूरा फ्लुएंसी लाना पड़ेगा ना। सिमिलरली मेरा नोट से सारा क्वेश्चन आएगा तो फ्लुएंसी कैसे लाओगे? बार बार टेस्ट देते वो फ्लुएंसी आएगा। मेरा मटेरियल पढ़ना है, टेस्ट देना है, मेरा मटेरियल पढ़ना है, टेस्ट देना है। तो टेस्ट देना बेहद जरूरी है, और टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ कॉम्पिटेटिव में कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट होता है सिस्टमेटिक रिविजन प्लान। जैसे ही मैंने टॉपिक लिस्ट दिया हूं, उस टॉपिक लिस्ट में मैंने ये भी बोला हूं कि कैसे सिस्टमेटिक तरीका से आपको टिक करना है। मतलब मेरा टॉपिक के साइड में टिक करना है। जैसे कोई एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो पहली बार आपको क्या होगा, 15 डेज में उसको रिवाइज करना है, दूसरी बार 1 मंथ में, तीसरी बार 2 मंथ में, उसके बाद एवरी 3 मंथ में आपको रिवाइज करते रहना है। और रिवाइज मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो मटेरियल है वो पढ़ना है, उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो उस टाइम में 10 सेकंड करके मेरा जो वीडियो है उसको बढ़ा के भी देख सकते हो। पर सर कैसे? उसका एक जुगाड़ है रिवीजन के लिए। दिस इज फॉर रिवीजन ओनली। ये ध्यान रखिए, ये पहली बार नहीं हो सकता, पहले रिवीजन ओनली। जैसे कभी भी आपको बोला गया कि दिस इज द टॉपिक जो मुझे पढ़ना है, ठीक है, दिस इज द टॉपिक, तो पढ़ना है, तो आपको क्या होगा कि इस टाइम में कभी 2x स्पीड में पढ़ाई मत करना। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में सबके पास टाइम नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। फाइनली मंडल इज बैक। एक्चुअली यहाँ पे मैं साउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ, साउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से मैं बोलूंगा, इधर से बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। आ गए तो हमारा जो दिल का अरमा था। तो इसमें क्या है कि जैसे ये क्लास शुरू हुआ तो कुछ लोग क्या करता है, इसका स्पीड को बढ़ा देता है। आपने कभी एक 2x स्पीड में, 1.5x स्पीड में गाना सुन के देखो, आपका कान 5 मिनट के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा। सेम होता है पढ़ाई में भी।
तो पढ़ने के टाइम में जब आप पहली बार पढ़ते हो कोई चीज़, उसका पहली बार आपको टाइम देना है। इवन इफ उसमें रिपीट कर करके देखना होता है, तो कभी कोई बात समझ में नहीं आता है तो इसमें ना 10 सेकंड अपने बैक कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है, जैसे ऐसे 10 सेकंड प्लस कर सकते हो, ऐसे 10 सेकंड प्लस कर सकते हो, ऐसे 10 सेकंड माइनस कर सकते हो। तो जब आप पढ़ते हो पहली बार, बहुत सारे केस में आपको दिक्कत होगा, तो उस टाइम में 10-10 सेकंड ऐसे माइनस करके देख लेना कि दोबारा सुन लेना वो बात को। तो आपका 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे तक आपको देना पड़ेगा। बट जब आप रिवाइज करते हो, क्या 2 घंटे का लेक्चर मुझे 2 घंटे देना है? नहीं, मेरे पास तो नोट बना हुआ है पहले से, मेरे पास तो दिन ही लाइव पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि जैसी चीज़ मुझे आता है, अच्छा सर ये बात तो आता है, ये बात तो मुझे आता है, ठीक है, अच्छा ये बात भी आता है, तो आप क्या करो, ऐसे 10-10 सेकंड करके ऐसे बढ़ाते रहोगे यहाँ पे 10-10 सेकंड करके। तो एक लेक्चर खत्म करने का मैंने देखा हूँ 10 मिनट के अंदर कार्य हो जाता है। रिवीजन का स्ट्रेटेजी देखो, रिवीजन जब करोगे 1 मिनट, एक लेक्चर अगर रिवीजन करना चाहते हो 10 मिनट में पॉसिबल है, यानी मंडल का जुगाड़ से पॉसिबल है। तो इसलिए 10 मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकता हो। तो इसलिए जो रिवीजन प्लान है, ये रिवीजन प्लान में कभी बिगड़ना नहीं है। इसमें रिवीजन प्लान हमेशा ही रहेगा कि 15 डेज में मुझे एक बार रिवीजन करना है, 1 मंथ में एक बार, 2 मंथ में और एक बार, एवरी 3 मंथ उसके बाद हमें रिवीजन करते रहना है। दिस इज सिस्टमेटिक रिवीजन प्लान। और उसका जितना बार आप रिवीजन करोगे एक एक टिक कर दो, तो टॉपिक इसमें टिक रहेगा। तो उसमें क्या होता है, दिख जाता है कि भाई मेरा अभी कौन कौन सा टॉपिक और बचा है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा और करना है, तो ये सब दिख जाएगा उसके साथ। अब एक बहुत तोप विषय होता है कि जैसे अगर बताओ महाभारत में अर्जुन किससे सलाह लिया था ना, अर्जुन कृष्ण से सलाह लिया था। और दुर्योधन किससे सलाह लिया था, दुर्योधन शकुनि से सलाह लिया था। अब सलाह आप किससे ले तो आपका जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है, इसलिए सलाह लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैकेनिकल का सिलेबस इज टू वास्ट, इसलिए हर चीज को अगर सेम प्रायोरिटी दोगे तो आप डूब जाओगे, क्योंकि आपके पास तो एक तो टाइम कम है और दूसरा होता है मैकेनिकल का सिलेबस इतना वास्ट है कि हर चीज को हम सेम प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना है, सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है एंड सिस्टमेटिक रिवीजन प्लान लगाना है। उसके बाद आप देखोगे कि जो टॉपिक आपको मैं दिया हूं वो बहुत अच्छा से 4-5 बार आप रिवीजन के साथ पढ़ाई कर सकते हो। टेस्ट दे दे के आप जब तक लास्ट 4th ईयर में जाओगे, 3rd ईयर में जाओगे, 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन के बाद आप देखोगे कि आप पूरा के पूरा चीज में कॉन्फिडेंस लेकर आ गए। और दूसरा बात होता है कि कॉलेज का एग्जाम में तो हमें अच्छा मार्क्स लाना है, तो कॉलेज का एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये सबसे खतरनाक जुगाड़ है कि आप अगर कॉलेज का एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, वो भी यहां से पढ़ के हो सकता है। तो क्या होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट आपको कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा इसमें जाओ और उसमें टॉपिक सर्च कर लो। मेरा जैसे स्प्रेडशीट में जाओगे, इसमें टॉपिक सर्च कर लो, सर मुझे ना कास्टिलियनस थ्योरम ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, आप कंट्रोल F किया, लिखो कास्टिलियनस। जैसे कास्टिलियनस लिखा है तो आप देखो आपको पहुंचा दिया कास्टिलियनस थ्योरम में। तो ये क्लास आप यहां से देख सकते हो। तो आपको क्या होगा कि जहां भी जो डाउट टाइप का विषय है, जहां भी आपको समझने में दिक्कत है, सारा सब्जेक्ट, हाँ ये बात ध्यान रखिए कि ऑल सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मतलब गेट के लिए पूरा सब्जेक्ट जितना भी रिक्वायरमेंट है सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए आपको जो भी सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल में, मैथमेटिक्स में पढ़ने का इच्छा है, एप्टीट्यूड भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं, वो आप यहाँ से सर्च करके आपको मिल जाएगा टॉपिक। और जैसे टॉपिक मिल गया, आपने वो लेक्चर खोलो, वो लेक्चर खोल के आपने 2 घंटा देख लो, फिर आपका जितना टॉपिक है उतना देख लो। तो उससे क्या होगा कि जो कॉलेज में भी दिक्कत होता है कि बच्चे का अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका कॉलेज में भी अच्छा मार्क्स मिलेगा और उसके साथ साथ गेट का प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगा। तो ये क्या करना होता है, सिंक्रोनाइज बोलते हैं इसको, कि कॉलेज का एग्जाम और इसका एग्जाम सिंक्रोनाइज करना होता है। तो आप सिंक्रोनाइज करके पढ़े, आप टॉपिक लिस्ट को यूज करके पढ़े, आप प्रायोरिटी वाइज पढ़े। बस ये 3 चीज अगर आपने कर लिया तो कॉलेज में रहते हुए आप गेट में टॉप करोगे, एक कोई नहीं रोक सकता। ये भी ध्यान रखें। और हमेशा ध्यान रखें, मंडल इज ऑलवेज विथ यू, मंडल वाज ऑलवेज विथ यू। जब भी मंडल का को भी जरूरत पड़े, मंडल को एक व्हाट्सएप कर देना, तो आपको सारा, मैं जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, जो आपका जानकारी चाहिए वो मैं दे देता हूं। इसलिए आप जो है मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे, मैं आपको पूरा गाइड करता रहूंगा। देखो अनअकैडमी में हमारे पास अभी ऑफलाइन सेंटर आ चुका है गेट EAC 2024 के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक QR कोड को स्कैन करें एंड यहाँ पे 85858585 नंबर 5 बार ऐसे डायल करें तो आपको सारा डिटेल्स जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप
आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ से जानकारी ले। एंड अभी बहुत सारे ऑफर चल रहा है, आप ये ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। एंड दिस इज द क्यूआर कोड जिससे आपको पूरा चीज मिल जाएगा। उड़ान बैच है दैट इज फॉर ऑनलाइन एंड 2024, जैसे आपका गेट आईएएस कुछ भी देना है 2024 उसके लिए है उड़ान बैच। एंड बुनियाद बैच है 2025 के लिए। अब एक खुश रहो मेरा कोड है, इसको अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस के टाइम में अगर आपने अप्लाई किया तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम में जो अनअकैडमी में चल रहा है मिल जाएगा। गेट में भी मिलेगा, आईएएस में भी मिलेगा, आईएएस में मिलेगा, नीट, जेई, आईआईटी, कैट, जो एग्जाम आप देना चाहते हो 104 कैटेगरी में अनअकैडमी प्रिपरेशन कराता है, उसमें गेट एक कैटेगरी है। तो इसमें आपको क्या होगा, 104 कैटेगरी में मेरा एक कोड चलता है, और जैसे ही कोड बोलोगे तो उस कोड से जो मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम में चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको अवेल कर सकता है मेरा कोड से, ठीक है। और ये ध्यान रखिए बुनियाद बैच 2025 मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का स्टूडेंट के लिए है। और अगर ये है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। दिस इज एंड जो पास आउट है उसके लिए भी है। एंड अगर आप पास आउट है और अगर आप दिल्ली आ सकता है तो दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है, उसमें सारे देश का टॉप लीडर पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी स्कॉलरशिप नहीं, इसको डिस्काउंट बोलो, ये भी मिलने वाला है। तो आप अगर ऐसे ज्वाइन करना चाहते हो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो खुश रहो, बाय बाय।